हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अर्पणा क्लासेज। रोजाना की तरह इस सेशन में हम लोग 50 क्वेश्चन हिस्ट्री, साइंस और पॉलिटी से डिस्कस करेंगे, जो आने वाले एग्जाम में बिहार दरोगा के साथ साथ यूपीएसआई तथा अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। और यह टेस्ट सीरीज का 4th टेस्ट है और इसमें कट ऑफ होगा 35 का। तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, घाटी के लोग विश्वास करते थे। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे आत्मा और ब्रह्म में, कर्म कांड में, यज्ञ प्रणाली में या फिर मातृशक्ति में। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, मातृशक्ति में। हड़प्पा सभ्यता में ऐसे प्रचुर साक्ष्य मिलते हैं जिनके आधार पर यह कहा जा सकता है कि मातृ देवी की उपासना यहाँ व्यापक रूप से प्रचलित थी। सिंधु घाटी के लोग मातृशक्ति में विश्वास करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। कौन थे प्रभारी? लॉर्ड मैकाले, सर जॉन मार्शल, क्लाइव या कर्नल टाड। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सर जॉन मार्शल। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के निर्देश पर वर्ष 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा की पता लगाया और फिर वर्ष 1922 में राखल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो के टीलों का पता लगाया। यह भी क्वेश्चन कई एग्जाम में पूछे जाते हैं कि दयाराम साहनी ने किसका पता लगाया, तो हड़प्पा का, और मोहनजोदड़ो के टीलों का पता लगाए थे राखाल दास बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे हैं। कौन कौन है भारतीय जिन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की थी? ऑप्शंस है राखल दास बनर्जी तथा दयाराम साहनी, जॉन मार्शल तथा ईश्वरी प्रसाद। ऑप्शन सी है आशीर्वादी लाल या श्रीवास्तव तथा रंगनाथ राव या माधव स्वरूप वत्स या बीवी राव। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, राखाल दास बनर्जी तथा दयाराम साहनी। राखाल दास बनर्जी ने 1922 में मोहनजोदड़ो के टीलों का पता लगाया था और फिर दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा का पता लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया था। कौन थे जो इनके महत्व को समझ नहीं पाया था? ऑप्शंस हैं ए कनिंघम, सर जॉन मार्शल, मार्टिमर व्हीलर या जॉर्ज एफ डेल्स। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए कनिंघम। ए कनिंघम महोदय ने भारतीय उपमहाद्वीप के ऐतिहासिक महत्व के टीलों की खोज की थी, किंतु वे हड़प्पा के टीलों के महत्व को नहीं जान सके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में किस स्थल से घरों में कुओं का अवशेष मिले हैं? किस स्थल से घरों में कुओं का अवशेष मिले हैं? ऑप्शन है हड़प्पा से मिले हैं या कालीबंगा से या लोथल से या फिर मोहनजोदड़ो से। सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में घरों में कुएं का अवशेष कहाँ मिले हैं? जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना जिले में सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है। यहाँ पर लगभग प्रत्येक घर में निजी कुएं एवं स्नानागार होते थे और पानी के निकास के लिए नालियों की व्यवस्था थी। कहाँ व्यवस्था थी नालियों की? सिंधु घाटी सभ्यता के मोहनजोदड़ो में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातु का उपयोग किया। सबसे पहले मानव ने किस धातु का उपयोग किया? सोना का या चांदी का या तांबा का या फिर लोहा का। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, तांबा का। सर्वप्रथम मानव द्वारा तांबा धातु का प्रयोग किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाथी दांत का पैमाना हड़प्पीय संदर्भ में मिला है। हाथी दांत का पैमाना कहाँ से मिला है? कालीबंगा से मिला है या लोथल से मिला है या धौलावीरा से या फिर पनावली से। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, लोथल से। हड़प्पा सभ्यता भारत की प्राचीनतम सभ्यता थी और यह गुजरात में स्थित है और यहीं से हाथी दांत का पैमाना मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? अभी तक हड़प्पा कालीन स्थलों में किसकी प्राप्ति नहीं हुई है? ऑप्शन है तांबा का, या स्वर्ण यानी सोना का, चांदी का, या फिर लोहा का। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, लोहा का। हड़प्पा सभ्यता एक कांस्ययुगीन सभ्यता थी और यहाँ से तांबा, कांसा, स्वर्ण और चांदी आदि धातुएं तो मिली है, परंतु लोहे की प्राप्ति नहीं हुई है। इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि हड़प्पा कालीन लोग लोहे से परिचित नहीं थे और भारत में लौह युग का प्रारंभ उत्तर वैदिक काल यानी लगभग 1000 ईसा पूर्व से माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है? कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है? कौन स्थित है? आलमगीरपुर, या लोथल, या मोहनजोदड़ो, या बनावली। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, बनावली। हरियाणा में स्थित बनावली नामक हड़प्पा स्थल घग्गर एवं उसकी सहायक नदियों की घाटी पर स्थित है। इस प्रकार इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, बनावली, जो घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है तथा यह किस राज्य में है? हरियाणा राज्य में, लोथल गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलचित्र स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? ऑप्शंस है कालीबंगा से, या धौलावीरा से, या कोडदीजी से, या आमरी से। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, धौलावीरा से। धौलावीरा हड़प्पा सभ्यता की दूसरी सबसे बड़ी बस्ती थी। पहली बस्ती राखीगढ़ी थी और दूसरी कौन थी? धौलावीरा है। यह गुजरात के कच्छ के रण में स्थित है और यहाँ से शैलकृत जलकुंड भी प्राप्त किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? लाहौर थी, या दिल्ली थी, या अजमेर थी, या लखनऊ थी। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, लाहौर थी। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर थी। मोहम्मद गोरी की मृत्यु 1206 ईस्वी में होने के बाद वहाँ के लोगों और नागरिकों ने और अमीरों ने कुतुबुद्दीन ऐबक को सार्वभौमिक शक्तियाँ ग्रहण करने के लिए आमंत्रित किया और तब कुतुबुद्दीन ऐबक लाहौर में जाकर सत्ता ग्रहण की और 1206 ईस्वी में औपचारिक रूप से सिंहासन रूढ़ हुआ और उस समय ऐबक की राजधानी लाहौर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया था? किसने स्थापित किया था सल्तनत के राजधानी के रूप में? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया, या मोहम्मद गोरी। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, इल्तुतमिश। जब कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु पोलो में घोड़ों से गिरने से 1210 ईस्वी में हो गई थी, तब इल्तुतमिश ने दिल्ली को सल्तनत के राजधानी के रूप में स्थापित किया था। इससे पूर्व ऐबक ने लाहौर से ही शासन किया था। और इल्तुतमिश के बारे में यह फैक्ट महत्वपूर्ण है कि इल्तुतमिश ने ही भारत में सल्तनत काल में सर्वप्रथम शुद्ध अरबी सिक्के चलाए। सल्तनत युग में दो महत्वपूर्ण सिक्के, चांदी के टक्का और तांबे का जित्तल भी इल्तुतमिश ने ही चलाए थे और सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखवाने की परंपरा इल्तुतमिश ने ही शुरू की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने नियमित सिक्के जारी किए तथा दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित किया? दिल्ली का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने नियमित सिक्के जारी किए तथा दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित किया? जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, इल्तुतमिश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया, या बलबन। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, इल्तुतमिश।
दिल्ली का पहला सुल्तान इल्तुतमिश था। उसने सुल्तान के पद की स्वीकृति दूसरे से नहीं बल्कि खलीफा से प्राप्त की थी और खलीफा ने इल्तुतमिश के शासन की पुष्टि उसके सारे क्षेत्र में कर दी जो उसे विजित का सूचक था और उसे सुल्तान ए आजम की उपाधि भी प्रदान की गई। इस प्रकार वह कानूनी तौर से दिल्ली का प्रथम स्वतंत्र सुल्तान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलाम का गुलाम किसे कहा गया था? गुलाम का गुलाम किसे कहा गया था? मोहम्मद गोरी को या कुतुबुद्दीन ऐबक को या बलबन को या फिर इल्तुतमिश को? जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, इल्तुतमिश को। गुलाम का गुलाम इल्तुतमिश को कहा जाता है क्योंकि मोहम्मद गोरी के गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक और कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश को खरीदा था, इसीलिए उसे गुलाम का गुलाम कहते हैं। ऐबक ने प्रारंभ में ही इल्तुतमिश को अंगरक्षकों का प्रधान का महत्वपूर्ण पद दिया था और उसने अपने पुत्री का विवाह भी इल्तुतमिश से किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका थी? कौन मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका थी? रजिया सुल्तान या चांद बीवी या दुर्गावती या नूरजहां? जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, रजिया सुल्तान। मध्यकालीन भारत में प्रथम महिला शासिका रजिया सुल्तान थी जिनका कार्यकाल 1236 से 1240 था और व्यक्तिगत दृष्टि से उसने भारत में पहली बार स्त्री के संबंध में इस्लाम की परंपराओं का उल्लंघन किया था और वहां की शासिका बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली का कौन सुल्तान मंगोल नेता चंगेज खां का समकालीन था? दिल्ली का कौन सुल्तान मंगोल नेता चंगेज खां का समकालीन था? ऑप्शंस हैं इल्तुतमिश, रजिया, बलबन या अलाउद्दीन खिलजी। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, इल्तुतमिश। मंगोल नेता चंगेज खां भारत के उत्तर पश्चिमी सीमा पर इल्तुतमिश के शासनकाल में आया था। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इल्तुतमिश मंगोल नेता चंगेज खां का समकालिक था। और यह भी क्वेश्चन आता है कि किसके शासनकाल में मंगोल प्रथम बार सिंधु के तट पर देखे गए, तब उसका भी सही जवाब होगा इल्तुतमिश के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? ऑप्शंस हैं 1761 में या 1757 में या 1760 में या फिर 1767 में। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 1757 में। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है जिसने प्लासी के युद्ध 23 जून 1757 में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित कर पहली बार भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की नींव रखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध मैदान कहाँ स्थित है? प्लासी का युद्ध मैदान कहाँ स्थित है? ऑप्शंस हैं बिहार में या आंध्र प्रदेश में या उड़ीसा में या पश्चिम बंगाल में। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, पश्चिम बंगाल में। प्लासी का युद्ध मैदान पश्चिम बंगाल राज्य के नदिया जिले में भागीरथी नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की? किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी? ऑप्शंस हैं अलवर्दी खान या सुराजुद्दौला या मीर जाफर या मीर कासिम। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, मीर कासिम। मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गया था। संभवतः वह मुर्शिदाबाद के षड्यंत्रमय वातावरण तथा कलकत्ता से दूर रहना चाहता था ताकि अंग्रेजों का हस्तक्षेप अधिक ना हो, इसीलिए उसने मुर्शिदाबाद से अपनी राजधानी मुंगेर हस्तांतरित की थी। किसने की थी? मीर कासिम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को स्थापित किया था, वह कौन सा युद्ध था जिसके द्वारा अंग्रेजों ने अपने प्रभुत्व को भारत में स्थापित किया था? ऑप्शंस हैं बक्सर का युद्ध या प्लासी का युद्ध या वांडीवास का युद्ध या पानीपत का तीसरा युद्ध। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, बक्सर का युद्ध। 22 अक्टूबर 1764 को अंग्रेजों ने मीर कासिम
अवध के नवाब शुजा-उद-दौला और दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की सम्मिलित सेना को बक्सर के युद्ध में परास्त किया और इस युद्ध में अंग्रेजों की कमान मेजर हेक्टर मुनरो के हाथ में थी और इस युद्ध का परिणाम प्लासी के निर्णयों पर मुहर लगा दी गई और भारत में अब अंग्रेजों को चुनौती देने वाला कोई दूसरा नहीं था। इसीलिए यह युद्ध सबसे निर्णायक था जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा गया? किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा गया? अल्बुकर्क को या रॉबर्ट क्लाइव को या फ्रांसिस डुप्ले को या लॉर्ड कॉर्नवालिस को? जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, रॉबर्ट क्लाइव को। क्लाइव को स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा गया था और यह कथन विलियम पिट्स का था। यह कथन विलियम पिट्स का था कि उसने कहा था कि वह स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स या लॉर्ड एमस्ट या लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव या लॉर्ड विलियम बेंटिक? जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता था, जिसने प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 23 जून 1757 में बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला को पराजित कर पहली बार भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की नींव रखी थी। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? इसीलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, रॉबर्ट क्लाइव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया? वह कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया? ऑप्शंस हैं बक्सर की लड़ाई या प्लासी की लड़ाई या मैसूर की तीसरी लड़ाई या 1857 का स्वतंत्रता संग्राम। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, प्लासी का युद्ध। भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ प्लासी के युद्ध से हुआ, जो कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में स्थित है। और कब हुआ था प्लासी का युद्ध? 23 जून 1757 में। इसमें रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन एक मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था? कौन एक मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था? कौन था? सरफराज खान या मुर्शिद कुली खान या अलवर्दी खान? इनमें से कोई नहीं। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मुर्शिद कुली खान। मुगल सम्राट फर्रुखसियार द्वारा 1751 ईस्वी में मुर्शिद कुली खान को बंगाल का गवर्नर यानी सूबेदार नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात किया जाता है। दूध का आपेक्षिक घनत्व किससे ज्ञात किया जाता है? हाइड्रोमीटर से या ब्यूटीरोमीटर से या लैक्टोमीटर से या फिर थर्मामीटर से? जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, लैक्टोमीटर से। दूध का आपेक्षिक घनत्व या दूध का शुद्धता का माप लैक्टोमीटर की सहायता से किया जाता है और ब्यूटीरोमीटर से दूध तथा उसके उत्पादों में वसा की मात्रा को मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंडल की सापेक्ष आर्द्रता नापी जाती है। किससे नापी जाती है सापेक्ष आर्द्रता? हाइड्रोमीटर से या हाइग्रोमीटर से या लैक्टोमीटर से या फिर पोटेंशियोमीटर से? जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, हाइड्रोमीटर से। हाइड्रोमीटर यह एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से वायुमंडल की सापेक्षिक आर्द्रता की माप किया जाती है। और अन्य ऑप्शंस को देखें तो लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता और हाइड्रोमीटर से जल का घनत्व तथा पोटेंशियोमीटर से विभवांतर का माप किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंडलीय दाब को मापने में यंत्र का उपयोग किया जाता है। किस यंत्र का उपयोग किया जाता है वायुमंडलीय दाब को मापने में? हाइड्रोमीटर, बैरोमीटर, मैनोमीटर या फिर हाइग्रोमीटर? जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, बैरोमीटर का।
वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है और बैरोमीटर में पारे का अचानक नीचे आ जाना तूफानी मौसम का संकेत करता और बैरोमीटर में पारे का धीरे धीरे नीचे आना वर्षा का सूचक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त दाब नापने के यंत्र का नाम है। रक्त दाब नापने का यंत्र का क्या नाम है? टैकोमीटर या स्फिग्नोमैनोमीटर या एक्टीमीटर या फिर बैरोमीटर। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, स्फिग्नोमैनोमीटर। स्टेथोस्कोप की सहायता से हृदय की धड़कन सुनते हैं तथा स्फिग्नोमीटर से रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर को मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे 1500 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमापन हेतु प्रयोग में लाया जा सकता है? किसे प्रयोग में लाया जाता है 1500 सेल्सियस से अधिक तापमापन हेतु? ऑप्शन है चिकित्सीय थर्मामीटर या ताप वैद्युत युग्म थर्मामीटर या प्लेटिनम प्रतिरोध थर्मामीटर या पायरोमीटर। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, पायरोमीटर। 1500 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमापन हेतु पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रडार उपयोग में आता है। रडार किस कार्य में उपयोग में आता है? ऑप्शंस हैं प्रकाश तरंगों द्वारा वस्तुओं को पता लगाने में या ध्वनि तरंगों को परावर्तित कर वस्तुओं को पता लगाने में या रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में या वर्षा करने वाले बादलों का पीछा करने में। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में। रडार का फुल फॉर्म होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रैंगिंग। यह वस्तुओं को पता लगाने की एक प्रणाली है जो सूक्ष्म तरंगों का उपयोग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 सेंटीग्रेड के नीचे के तापमान पर क्यों उबलता है? क्योंकि वायुमंडलीय दबाव कम हो जाता है अतः उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है, या क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल कम होता है, या पर्वतों पर भारी हवाओं के कारण, या इनमें से कोई नहीं। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, क्योंकि वायुमंडलीय दबाव कम हो जाता है अतः उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है। ऊंचाई पर जाने पर वायुमंडलीय दबाव कम हो जाता है अतः जल का क्वथनांक घट जाता है और जल कम ताप पर ही उबलने लगता है। कोहरे में कौन सा कोलाइडी तंत्र अभिव्यक्त होता है? कोहरे में कौन सा कोलाइडी तंत्र अभिव्यक्त होता है? ऑप्शन हैं गैस में द्रव या द्रव में गैस या गैस में ठोस या द्रव में द्रव। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, गैस में द्रव। कोहरे में गैस में द्रव कोलाइडी तंत्र अभिव्यक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रोमैटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है। क्रोमैटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? ऑप्शंस हैं रंगीन पदार्थों की पहचान करने में या पदार्थों की संरचना निर्धारण में या रंगीन पदार्थों के प्रवाही आश्वन में या एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में। किस कार्य के लिए प्रयोग किया जाता है क्रोमैटोग्राफी का? जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में। क्रोमैटोग्राफी रंगीन रसायनों के मिश्रण को पृथक करने की एक रासायनिक तकनीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वाष्पीकरण या हिमीकरण या पिघलना या ऊर्ध्वपातन। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, ऊर्ध्वपातन। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिन्हें गर्म किए जाने पर वे द्रव अवस्था में आने के बजाय सीधे वाष्प अवस्था में बदल जाते हैं और वाष्प को ठंडा करने पर पुनः सीधे ठोस अवस्था में आ जाते हैं। ऐसे पदार्थों को ऊर्ध्वपातज और इस क्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। इसमें इसका एग्जाम्पल कौन कौन है? कपूर, नेफ्थलीन और अमोनियम क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्कियोपटेरिक्स किन वर्गों के प्राणियों के बीच की योजक कड़ी है? आर्कियोपटेरिक्स किन वर्गों के प्राणियों के बीच योजक कड़ी है? ऑप्शंस हैं उभयचर एवं पक्षी के, या सरीसृप या पक्षी के, या सरीसृप या स्तनधारी के, या पक्षी व स्तनधारी के।
जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सरीसृप और पक्षी के। आर्कियोप्टेरिस सरीसृप तथा पक्षियों के बीच एक संयोजक जंतु था जिसमें सरीसृपों की भांति लंबी पूंछ, चोंच में दांत और अंगुलियों पर पंजे थे। फिर भी यह पक्षी था क्योंकि इसके अग्रपाद उड़ने के लिए पंखों में रूपांतरित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैमथ किसका पूर्वज है? कुत्ता का या घोड़ा का या ऊंट का या हाथी का? जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, हाथी का। मैमथ प्रजाति वर्तमान समय में विलुप्त है और वह हाथी का पूर्वज माना जाता है। डायनासोर थे, डायनासोर क्या थे? सीनोजोइक सरीसृप या मेसोजोइक पक्षी या पैलियोजोइक एम्फीबिया या मेसोजोइक सरीसृप? जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, मेसोजोइक सरीसृप। डायनासोर विशालकाय सरीसृप थे जो कि मध्यजीवी या मेसोजोइक महाकाय में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कम रुधिर वाले जंतु वे होते हैं जो अपने शरीर के तापक्रम को वातावरण के तापक्रम से नीचा रखते हैं या वातावरण के तापक्रम से ऊंचा रखते हैं या हमेशा एक सा बनाए रखते हैं या वातावरण के तापक्रम को बराबर बनाए रखते हैं। कैसे होते हैं गर्म रुधिर वाले जंतु? जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, हमेशा एक सा बनाए रखते हैं। समतापी यानी गर्म रुधिर वाले जंतु वे होते हैं जिनके शरीर का ताप वातावरण के ताप से प्रभावित न होता है यानी सदैव एक सा रहता है। इसके अंतर्गत पक्षी और स्तनधारी आते हैं, जबकि असमतापी के अंतर्गत मत्स्य, उभयचर, सरीसृप इत्यादि आते हैं जिनके शरीर का ताप वातावरण के ताप के अनुसार घटता बढ़ता रहता है। जिनका तापमान घटता बढ़ता रहता है उसे असमतापी कहते हैं और जिनका तापमान हमेशा एक सा रहता है उसे समतापी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सा है? ऑप्शंस हैं व्हेल मछली या अफ्रीकी हाथी या दरियाई घोड़ा या ध्रुवीय भालू। सबसे बड़ा स्तनपायी कौन है? जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, व्हेल मछली। व्हेल मछली पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे बड़ा स्तनपायी है। इसकी लंबाई 33 मीटर से भी अधिक और वजन 180 मीट्रिक टन से भी अधिक हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखित में से कौन अंडे देता है और सीधे बच्चे नहीं देता है? यह एक स्तनपायी जीव हैं जो अंडे देते हैं, सीधे बच्चे नहीं देते हैं। ऑप्शंस हैं एक डीना, कंगारू, सेही या व्हेल। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, एक डीना। एक डीना एकमात्र अंडे देने वाली स्तनपायी जीव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाला स्तनपायी है। उड़ने वाला स्तनपायी कौन है? जगुआर या शुतुरमुर्ग या पेलिकन या चमगादड़। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, चमगादड़। चमगादड़ आकाश में उड़ने वाला एक स्तनधारी प्राणी है जो पक्षी वर्ग में नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में उद्देशिका का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? इटली के संविधान से या कनाडा के संविधान से या फ्रांस के संविधान से या फिर यूएसए के संविधान से? जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, यूएसए के संविधान से। भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए के संविधान से लिया गया है, जबकि उद्देशिका की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, उद्देशिका का विचार लिया गया है यूएसए के संविधान से, लेकिन जो भाषा लिखी हुई है वह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कौन सर्वोच्च है? भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कौन सर्वोच्च है? सर्वोच्च न्यायालय सर्वोच्च है या संविधान सर्वोच्च है या संसद सर्वोच्च है या फिर धर्म सर्वोच्च है? जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, संविधान सर्वोच्च है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संविधान सर्वोच्च है। यही राज्य व्यवस्था के स्वरूप और उद्देश्य का निर्धारण करता है। संविधान से ही शासन के सभी अंग, अधिकार एवं शक्ति प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है? भारत में न्यायिक पुनरीक्षण किस देश के संविधान से ली गई है?
यूनाइटेड किंगडम या संयुक्त राज्य अमेरिका या यूएसएसआर या ऑस्ट्रेलिया के संविधान से? जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संघात्मक व्यवस्था किस देश से संबंधित है? भारत की संघात्मक व्यवस्था किस देश से संबंधित है? कनाडा से या यूनाइटेड किंगडम से या संयुक्त राज्य अमेरिका से या फिर आयरलैंड से? संघात्मक व्यवस्था किस देश के संविधान से संबंधित है? जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, भारत के संघात्मक व्यवस्था भारतीय संविधान में कनाडा के संविधान से ली गई है, इसीलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, कनाडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश की देन है? किस देश की देन है? सोवियत संघ की या ऑस्ट्रेलिया की या इटली की या कनाडा की? जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया की। भारत के संविधान में समवर्ती सूची को ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? फ्रांस की या आयरलैंड की या जापान की या यूएसएसआर की? जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, आयरलैंड की। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना आयरलैंड के संविधान पर आधारित है और संविधान में इसे भाग 4 में अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार कहाँ से लिया गया है? अमेरिकन संविधान से या ब्रिटिश संविधान से या रूस के संविधान से या फिर फ्रांस के संविधान से? जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, रूस के संविधान से। मूल कर्तव्य जो कि अनुच्छेद 51 के क में है, यह मुख्यतः संविधान के भाग नहीं थे। इन्हें 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा सम्मिलित किया गया और ये मूल कर्तव्य पूर्व सोवियत संघ यानी रूस के संविधान से लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के मूल अधिकारों का विचार लिया गया है। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का विचार कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से या आयरलैंड के संविधान से या कनाडा के संविधान से या अमेरिका के संविधान से? जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, अमेरिका के संविधान से मूल अधिकार को लिया गया है और आयरलैंड के संविधान से राज्य के नीति निर्देशक तत्व और रूस से मौलिक कर्तव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ? लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ? जापान से या भारत से या ब्रिटेन से या अमेरिका से? जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, अमेरिका से। संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान प्रथम पूर्ण लिखित संविधान है और यह विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान है जिसमें मात्र 7 अनुच्छेद शामिल है। वही भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है जिसमें 395 अनुच्छेद शामिल है। इस प्रकार यह सेट का टॉप 50 क्वेश्चन का यह सेशन समाप्त हुआ। इसमें कटअप था 35 का। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगे या हेल्पफुल लगे तो लाइक्स और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।